चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आज मैट्रिसेज में शुरुआती छोटे छोटे सवालों से चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन को उठाते हैं पहले। मेरे पास कोई मान लेते हैं तो स्क्वायर मैट्रिसेज है। ए जो है ए आई जे है और बी भी बी आई जे एन बाई एन ही है, मान लेते हैं ऐसा है। तो फिर ऐसे में पहला प्रूफ करना है, इट सी भी ले लेते हैं, सी आई जे एन बाई एन, तीनों एन बाई एन के स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए ताकि मल्टीप्लिकेशन में किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लिखती है। ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है सर। अच्छा भाई, ये देखो बच्चों, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गलत है। अब हम ये देखते हैं कि ये गलत अगर कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, ताकि जिन बच्चों को नहीं मालूम है उन्हें भी क्लियर हो जाए। बचपन से हम सीधे मल्टीप्लाई करने की आदत पड़ी हुई है हमें, इस तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखते थे हम लोग। लेकिन आप लोग गौर करिएगा, वहां ए प्लस बी जो लिखते थे, ए और बी रियल नंबर होते थे, तो रियल नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैट्रिसेस के साथ थोड़ी सावधानी चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई है। ठीक हो गया? तो अब आप इसको ए टाइम्स ए प्लस बी प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी करेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, ए टाइम्स बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी और ए प्लस बी टाइम्स सी ए सी प्लस बी सी। इनको क्या कहते हैं? बीएससी वाले कोई स्टूडेंट बताएंगे? इनको कहते क्या है इन रूल्स को? अरे भाई, बीएससी वालों को इतना तो आता ही होगा। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा? ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और ये राइट। हाँ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो अभी मैंने जो लगाया वो कौन सा लगाया? राइट। लेफ्ट। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। लेफ्ट अब लगेगा बेटा। अभी तक ये था कि ए प्लस बी जो राइट साइड है उसको पूरा सिंगल अकेले मानो, उसको एक्स समझ लो। तो ए एक्स प्लस बी एक्स आया होगा, देखिए तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो। लेफ्ट अब लगेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। प्लीज इन दो पे ध्यान दीजिए। मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए बराबर हो, और जब जरूरी नहीं है तो फिर ये टू ए बी कैसे लिख दिया आपने सीधे? तो मैट्रिसेस पढ़ते समय ध्यान रखिएगा कि आप डायरेक्टली कम्यूटेटिविटी ले कैसे रहे हैं। तो आप यही लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए ही आएगा। तो हो सकता है किसी को क्लियर नहीं था और अब क्लियर हो गया हो, तो मैंने इसलिए बहुत फंडामेंटल चीज से चीजें उठाई है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो तो बी इक्वल टू सी, ए को कैंसिल करके हम ये ले लेते हैं। मैट्रिसेज हैं तीनों, एन बाई एन के ही हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो बच्चों ये बताइए कि क्या ये हमेशा सही है? नो सर। क्यों? सर ऐसा हो सकता है कि अगर हम दो अलग अलग बी और सी अलग अलग लें और इनका मल्टीप्लिकेशन सेम आ सकता है। बच्चों आप लोग नंबर्स में करते थे छोटी क्लासेज में कि 2x इक्वल टू 2y है, तो x इक्वल टू y, मतलब 2 कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन लॉ कहते हैं इसको।
ट्रांसलेशन लॉ। लेकिन जिसको कैंसिल कर रहे हैं ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। क्या किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं? अगर किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं तो गजब हो जाएगा। फिर तो ऐसी ऐसी चीजें प्रूव हो जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। जैसे 0x इक्वल टू 0 और 0y इक्वल टू ये भी 0। अब दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। और अगर मैं कैंसिल कर दूं तो क्या प्रूफ हो जाएगा? फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिख दो। तो मतलब इससे क्या साबित हो जाएगा? कोई भी दो रियल नंबर बराबर प्रूफ किए जा सकते। ठीक है, ये गलत है या नहीं? सर गलत है। अच्छा, तो कैंसिलेशन लॉ कब होल्ड करेंगे फिर? दोनों सर जब नॉन जीरो हैं। सर जब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हाँ, जिसको कैंसिल किया जा रहा है उसका इनवर्स एडजस्ट करेंगे। तो ये ए इनवर्स एडजस्ट करने के लिए बेटा ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो मतलब डिटर्मिनेंट ए मस्ट बी नॉन जीरो, तब जाके आप ऐसा लिख सकते हैं मैट्रिसेज में। ये नहीं कि आपने सीधे कैंसिल कर दिया। सीधे ही कैंसिल करने के दुष्परिणाम समझ में आ रहे? यस सर। यस सर। चलो बच्चों, ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा पुराना क्वेश्चन होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के मतलब का ज्यादा हुआ है, और उनको तो क्या करना है इसका। लेट ए इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा b इक्वल टू cos स्क्वायर फाई cos फाई साइन फाई cos फाई साइन फाई साइन स्क्वायर फाई, सच दैट थीटा माइनस फाई जो है आपके पास वे फिर हैंग हो गया है। थीटा माइनस फाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। इक्वल टू ऑड मल्टीपल of pi by 2. Prove that AB equal to null matrix. ABSC फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए जब चीजें सीख रहे हैं और फुर्सत है ही हमारे पास तुमसे। तो थीटा माइनस फाइव ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि थीटा माइनस फाइव को का डिफरेंस है। मतलब थीटा मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव लेना, जो बड़ा हो। अब पता नहीं थीटा बड़ा है कि फाइव बड़ा है, तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ये इस टाइप का साइन, लगभग जो भी बड़ा हो एक ही बात है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एन इंटीजर। ऑड का मतलब यही हुआ। 2n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। 2n इवन होता है बच्चों, उसमें 1 जोड़ दो या 1 घटा दो, ऑड ही मिलेगा, क्या दिक्कत है उसमें। अच्छा जी, तो फिर अब ए बी निकालो यार। दो बार क्या लिखा ऊपर लिखाई है, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव प्लस, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव प्लस cos थीटा साइन थीटा cos फाइव साइन फाइव, ये फर्स्ट टर्म ठीक आ रही है। आप भी चेक करना, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी होती ही रहती है, कोई
बड़ी बात नहीं है उसमें। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्रॉस स्क्वायर थीटा क्रॉस पाई साइन पाई प्लस क्रॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर पाई। बच्चों ऐसा सही आ रहा है मेरा? देखते रहना। हाँ, सबसे ज्यादा गलतियां तो मैं ही करता रहता हूँ। अब ये सेकेंड रो और यहाँ फर्स्ट कॉलम, तो क्रॉस थीटा साइन थीटा क्रॉस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्रॉस पाई साइन पाई। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्रॉस थीटा साइन थीटा क्रॉस पाई साइन पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई। पहली रो से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इनमें कॉमन देखिए तो कुछ कॉमन ले सकते हैं? क्रॉस थीटा क्रॉस पाई कॉमन ले सकते हैं? यस सर। यस सर। बाकी क्या बन रहा है बच्चों? ऐसा बन रहा है क्या बाकी? कौन लिखे दो बार? क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां कॉमन क्या है? क्रॉस थीटा साइन फाई, तो बाकी क्रॉस थीटा माइनस फाई। अच्छा, इधर साइन थीटा क्रॉस फाई, तो क्रॉस थीटा माइनस फाई। एक बार कॉमन लिख लेना पहले, फिर समझ में आ जाएगा। साइन थीटा साइन फाई क्रॉस थीटा माइनस फाई, ये आएगा। तो बच्चों यहां पर देखो तो जरा, ये वाला क्रॉस थीटा माइनस फाई का मतलब क्रॉस 2n प्लस 1 फाइव बाई 2। एन की जगह 0 रख लो, क्रॉस पाई बाई 2 कितना होता है? सर 0। बाकी भी सब 0 ही होंगे, करते रहे। तो क्रॉस की वैल्यू 0 रखोगे तो चारों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया नल मैट्रिक्स। हो गया बच्चों, सभी को क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस सर। ठीक है। अब मैट्रिसेज में पीएमआई लगा के देखते हैं। हम लोगों ने पीएमआई पढ़ा है नंबर थ्योरी में। नंबर थ्योरी फंडामेंटल जो शुरुआती पोर्शन है, मैं तो सभी से कह रहा हूँ कि वो सब लोग सीखो पढ़ो। इतना सबको आना चाहिए जितना नंबर थ्योरी में आजकल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी नहीं सीखोगे चलेगा, वो जिसका पेपर है वो सीखे, बाकी लोग नहीं भी सीखते हैं। तो पीएमआई इफ ए इक्वल टू 3 minus 4 1 minus 1, then prove that a to the power n 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n for every n belongs to n, हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो a की पावर 1000 भी करते हो तो भी डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मतलब n की जो 1000 रखते हो बस आंसर आ जाएगा। तो भाई अब तो ये पीएमआई वाला है, तो देखो गिवन a to the power n equal to 1 plus 2n minus 4n n और 1 minus 2n n नेचुरल नंबर, ये आपको दिया गया है। तो बच्चों हम क्या करें स्टेप 1 में?
अब तो आप लोगों को सर क्लियर है? n equal to 1 के लिए चेक करेंगे। लेट अस पुट n equal to 1, देन a to the power 1 मतलब a ही हुआ, वही आएगा जो 3 minus 4, 1 minus 1, obvious है, so the result is 2 for n equal to 1। PMI में इंटरेस्टिंग है, 8 बार समझ में आ जाए, कुछ करना वरना ज्यादा है नहीं, थोड़ा प्रयास करते रहो हो जाता है। सपोज द रिजल्ट बी ट्रू, for n equal to k, that is a to the power k equal to 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k। बस सेकेंड स्टेप हमेशा ही इतना ही होता है। थर्ड स्टेप वो भी आसान है, यहाँ तो हम अगले के लिए देखना चाह रहे हैं, 8k plus 1, तो 8k plus 1 हुआ 8k into a, तो 8k आपने अभी सही माना है तो सेकेंड इक्वेशन को लीजिए, 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k into a, इसी में 1 रख लो, 3 minus 4 1 minus 1, तो a to the power k plus 1 फर्स्ट रो फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई 3 plus 16 minus 4k, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 minus 8k plus 4k, 3k 1 minus 2k minus 4k plus 2k, ये हो जाएगा 3 plus 2k minus 4 minus 4k k plus 1 minus 1 minus 2k। जैसा चाहिए वैसा लिख दो यार सीधे, 1 plus 2 टाइम k plus 1 minus 4 टाइम k plus 1 k plus 1 1 minus 2 टाइम k plus 1। क्या मैच कर पा रहा है जरा देखिए, तो वैसा ही बन रहा है पिछले वाले सॉल्व करके, यही आ रहा है। यस सर। Yes, sir. तो सीधे जो करना है वहां n की जगह k plus 1 समझ लो, तो अगर 2 सही है तो फिर ये भी सही है, इक्वेशन 2 पे सारा दारोमदार है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 की है भैया, अगर 2 सही है तो ये उससे अगला भी सही है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, जो पियानो का बेसिक कंसेप्ट था कि अगर किसी नेचुरल नंबर के लिए रिजल्ट सही है तो हम गारंटी दे सकते हैं उससे अगले के लिए भी सही होगा। ठीक, तो फिर नेचुरल नंबर 1 से शुरू करो, 1 के लिए तो हमने पहले ही देख लिया अच्छी तरह से कि सही है, तो फिर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए सही होगा। तो जिन बच्चों ने नंबर थ्योरी पूरी अटेंड नहीं की तब भी वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं which is true for n equal to k plus 1 if it is true for n equal to k। अगर k के लिए सही है तो k plus 1 के लिए सही होगा, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, सब रेडी है, ये भी मुझे भी अब क्या करें, 80 जैसा चल रहा है, प्रूव that the result is true for n equal to 1, hence by PMI
result is true for every n belongs to n. That is e to the power n equal to 1 plus 2n minus 4n and 1 minus 2n, and this is true for every. तो पीएमआई का एप्लीकेशन मैट्रिसेज में कैसे करते हैं हमने ये सीखा। तो एक दो क्वेश्चन मैं इस बेस पे आप लोगों के लिए लिख के दे देता हूं, आप लोग घर पे करेंगे बैठ के। ये नोट कर लिया है, मैं आगे बढ़ूं या रुक जाऊं? सर कर लिया है। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन और लिख लीजिए पीएमआई का, लेकिन मैं करा नहीं रहा हूं। इफ ए अल्फा इक्वल टू क्रॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्रॉस अल्फा, then prove that a alpha to power n equal to cross n alpha sin n alpha minus sin n alpha cross n alpha for every n belongs to n. तो ये आप लोग खुद करेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं अभी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये देखते हैं। इफ ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब दैट इज कि बच्चों ए और बी का प्रोडक्ट उतना ही है जितना बी और ए का, देन प्रूव दैट फर्स्ट ए बी टू द पावर एन, बी टू द पावर एन ए, सेकंड ए बी टू द पावर एन, a to the power n, b to the power n for every natural number. आप लोग गौर करिएगा जो बच्चे मैट्रिसेस पहली बार पढ़ रहे हैं कि अगर आप ए बी स्क्वायर करते हैं तो आप बचपन की तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिख सकते इसको, फिर वैसे ही करेंगे आप ए बी, तो प्रोडक्ट भी वैसे ही आ जाएगा ए बी। अगर ये 3 बार होता, पावर 3 होती तो ए बी 3 बार आ जाता, n बार होता तो n बार आ जाता इन जनरल। लेकिन आप यहाँ हैरानी की बात है, आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे नंबरों के साथ होता है सीधे सीधे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आप लग ही नहीं रहा कि आप मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन बच्चों ये तब है जब ऊपर वाली बात सही है, मतलब अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तब ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो बीच में बी ए है इसकी जो ए बी लिख सकते हैं आप, और अगर ऐसा लिख देंगे यहाँ ए बी तो ऑब्वियस है एसोसिएटिविटी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। तो ये अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तब आप ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड रिजल्ट। और पहला ये बता रहा है कि अगर ए और बी कम्यूट करते हैं तो ए और बी की कोई भी नेचुरल पावर भी कम्यूट कर सकते हैं। इसका उल्टा भी सही हो सकता है, ए की कोई भी नेचुरल पावर और बी भी आपस में कम्यूट कर सकते हैं। ये प्रूफ करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये प्रूफ करना है, आप लोग कर सकते हैं या मैं मदद करूं? अभी ईमानदारी से करिएगा प्लीज। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं ना तो मुझे भी हिम्मत बढ़ती है कि इन बच्चों को और बताओ, कुछ और कराना है। अगर आप लोग रिस्पांस नहीं देते, हाँ नोट कर लो हो गया यार देखा जाएगा, तो फिर आप सोचो अगर इस एंगल से मैं सोचना शुरू करूं तो कैसा रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट अभी हम मैट्रिसेस की एबीसीडी में चल रहे हैं। हाँ बच्चों, छोटी छोटी ऐसी चीजें, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस पे जितनी कमांड करोगे अलजेब्रा में आपको ही फायदा। प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, is itself triangular. दो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी ट्रायंगुलर ही होगा, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या रखेंगे आप? सोचिए प्लीज। तीन केस बना के प्रूव करें। ठीक है, तीन केस बना के कर सकते हैं। दोनों अपर, दोनों लोअर, 8 अपर 8 लोअर। हो सकता है। अरे भाई कर सकते हो, नहीं मैं ये पूछ रहा हूं ना। कर सकते हैं सर। Yes, sir. इन जनरल भी कर सकते हो। और आप लोगों से अगर इन जनरल अभी नहीं हो रहा है तो 3x3 के दो अपर ट्रायंगुलर लेके मल्टीप्लाई कर दो, दो लोअर लेके कर दो, 8 अपर 8 लोअर लेके ट्राई करोगे तभी आएगा ना बच्चों। मुझे बताइएगा कि आपका अनुभव क्या रहा, और फिर क्या ये 3x3 का मैट्रिक्स लेके ही प्रूफ करना जरूरी है या एक जनरल प्रूफ भी हो सकता है n/n लेके थ्योरेटिकल? तो फिर मैं आपको बताऊंगा। आप ही ट्राई नहीं करोगे तो फिर मैं भी क्यों बताऊं? मैं भी आगे बढ़ते रहता हूँ, क्या फर्क पड़ना है, ये आपके हाथ में है। अच्छा, किसी मैट्रिक्स के, जैसे मैट्रिक्स है, इससे अगर इधर ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसको कहते हैं आप लोग प्री मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एक को क्या बोलेंगे? नाम से क्लियर है, प्री मतलब पहले, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और अगर आपने इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दिया बाद में तो इसको क्या बोलना चाहिए फिर? पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हाँ, फैक्टर। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो प्री मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब यहां मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाद में, प्री और पोस्ट। तो मैं अब इस आधार पर एक क्वेश्चन देना चाह रहा हूं आप लोगों को। Prove that the pre-multiplication, तो दो सवाल बनेंगे। अभी मैं केवल प्री वाला बता रहा हूँ। द प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A by a diagonal matrix T, diagonal matrix T
multiplies each row of A by the corresponding diagonal elements of D. Diagonal elements of D. ये क्या हो जाएगा? इसमें 3 सवाल बनेंगे। पहले पहला सवाल पे मैं जा रहा हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सरल शब्दों में, थोड़ा सा मैं रफ में समझा। एक डायगोनल ले लेते हैं बच्चों 2 by 2। ये D11 0 0 D22 और ये ले लिया मैंने A11 A12 A21 A22। करके देखते हैं क्या आता है। डी इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो A11 D11 और यहाँ करेंगे आप इसको इससे तो A12 D11। अब इधर करेंगे तो A21 D22 A22 D22। क्या समझ में आया आपको? कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं डायगोनल D11 D22। इसको इतने फॉर्मेट में भी लिखा जाता है रेगुलर। इसको पूरा लिख दो। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको? जो समझ में आ रहा है सरल शब्दों में आप वो बताओ बस। पहली रो मल्टीप्लाई किया है क्या सर? अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी डायगोनल मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का हर तो जो हमारी मैट्रिक्स है ए उसकी हर रो के सारे एलिमेंट्स डायगोनल के करस्पॉन्डिंग रो एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे डायरेक्टली। ठीक हो गया। तो मैं मेरे सिस्टम मेरा गजब चलता है अभी। हाँ देखो बच्चों जो लिखा है क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? पहले से पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे डायगोनल के दूसरे से दूसरी रो। अगर ये n by n होता तो ऐसे ही होता। क्या ऐसा ही हो रहा है? यस सर। डायगोनल के पहली रो और डायगोनल के दूसरे एलिमेंट से दूसरी रो मल्टीप्लाई हो रही है तो n by n में भी समझिएगा ऐसा। पक्का है ना? सबको क्लियर है? सर यस सर। यस सर। तो यार आप एक बात बताओ, नेट स्पेसिंग क्या बनना चाहिए हमारा इस आधार पर? सर जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स से तो उसके हर कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा करस्पॉन्डिंग डायगोनल के तो एलिमेंट। ये प्री जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां मतलब प्री जो क्या आ जाएगा बच्चों? पोस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ए बाय अ डायगोनल मैट्रिक्स डी मल्टीप्लाई ईच रो की जो क्या आ जाएगा? कॉलम। भाई यार इतना ही बदलना है तो मैं दोबारा क्यों लिखूं? तुम लिखो लिखना है तो, या उसी के साथ ब्रैकेट में इतना लिख लो कि 2 सवाल बन गए। सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में आपको कॉलम वाइज दिखेगा प्रभाव डायगोनल का और प्री मल्टीप्लिकेशन में रो वाइज। ठीक। इसी में तीसरा सवाल नीचे डिड्यूस दैट, यहीं से इसी से डिड्यूस का मतलब होता है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब जो अभी
आया उसी से प्रूफ करना है, उसी के आधार पे। कभी कभी क्या होता है बच्चों, मैं फिर एक थोड़ा सा रफ वर्क आपके साथ करना चाहूंगा। कोई आपको सवाल मिला, उसमें आपने कोई रिजल्ट प्रूफ कर दिया, अब फिर लिखा होता है डिड्यूस। जब डिड्यूस लिखा है तो इसका मतलब अब एक नया रिजल्ट प्रूफ करना है और उसमें इसी का मदद लेनी है। किसी और की मदद लोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। डिडक्शन का मतलब होता है जो अभी आपने किया उसी से निष्कर्ष निकालिए, उसी के आधार पर इसे भी प्रूफ करो साथ में। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है जैसे एक सवाल आपने किया, एक रिजल्ट प्रूफ कर दिया, और नीचे लिखा होता है हैंस और अदरवाइज प्रूफ दैट, कुछ और भी दे दिया जाता है पीछे से। तो यहां पर हैंस का तो वही मतलब है अभी भी कि भाई तुमने ये किया, इसी आधार पर आता ये भी साबित करो। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज भी लिखा हुआ है। मतलब ये नीचे वाले रिजल्ट को किसी और मेथड से भी अगर आप कर पा रहे हैं और आपको डिड्यूस करना नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, फिर कोई बात नहीं। क्या ये दोनों शब्दों का मीनिंग समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। जब भी डिड्यूस लिखा होता है तो जो पहले प्रूफ किया गया है उसी के आधार पे दूसरे को प्रूफ करना है। लेकिन हैंस और अदरवाइज में हैंस का मतलब तो डिड्यूस ही है अभी भी, लेकिन अदरवाइज भी लिखा हुआ है तो चलेगा, फिर तो किसी और मेथड से भी कर दो। ये होनी चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी का तरीका। जिस यूनिवर्सिटी में कुछ भी लिख दो नंबर मिलने हैं, उस यूनिवर्सिटी का क्या क्या है। तो मुझे खुद शर्म आती है कई बार कि मैं उसका हिस्सा हूं जहां पर गुणवत्ता, क्वालिटी जैसे शब्द बोलने ही बेकार है। आप कुछ भी लिखाओ, हिंदी वाले की कॉपी इंग्लिश वाला चेक कर ले, संस्कृत वाला मैथ्स की कॉपी चेक कर ले, तो भी उतने ही नंबर मिलने हैं। कोई ध्यान से देख ही नहीं रहा है। ध्यान से अगर देख रहा होता बच्चों तो जितनी परसेंटेज है ना आपकी, इसमें आप भी जानते हो क्या हो जाता। कई अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप 60% ला के दिखा दीजिए ना, मान जाएंगे हम। 60 लाने में आंसू आ जाते हैं। आप में से बुरा मत मानिएगा, मैं मेजोरिटी कह रहा हूं, सब नहीं। मेजोरिटी स्टूडेंट्स अगर क्वालिटी चेक किया जाए तो 50% का बैरियर भी पार नहीं कर पाएंगे। सच्चाई है। सारा दोष आप ही का नहीं है, पढ़ाया भी तो नहीं किया है उसी स्तर का। तो टीचर भरपाई कर रहे हैं उल्टे सीधे तरीके से नंबर देने में। मेरा अपना मानना है टीचर को ईमानदारी से पूरा पढ़ाना भी चाहिए और लास्ट में सख्ती से मूल्यांकन भी करना चाहिए बच्चों का। तब वो परीक्षा जैसी कोई चीज है। और तब वो है कि डिड्यूस लिखा है तो डिड्यूस का मतलब ये होता, वरना नंबर काट के रख दो। आज ये है कि हर चीज में टीचर का जुलूस निकाल दो, क्या दिक्कत है? और फिर टीचर ने भी वही काम किए हैं, तो क्या कहें अब आपसे। तो चलो खैर, व्यवस्था का रोना रोने के बजाय मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डिड्यूस क्या होता है, एनहेंस और अदरवाइज क्या होता है। कभी अच्छी जगह जाओगे तो रियलाइज करो, नहीं तो 70-80% लेके जो आप घूम रहे हैं ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कहीं पर आप जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि यार मुझे तो बोलने में खुद ही शर्म आ रही है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई IIT वाला 58% लेके बैठा हो और आपसे कई गुना ज्यादा जानता हो। अच्छी यूनिवर्सिटीज बेटा नंबर देती नहीं है ऐसे, लिखने पे नंबर नहीं देती। सही चीज लिखने पे, सही तरीके से लिखने पे ही नंबर देती। होना वही चाहिए। आपका कोई दोष नहीं है, आप इसमें दोषी नहीं है इस पूरे व्यवस्था में। आप तो पीड़ित हैं खुद ही, दोषी तो हमारी साइड वाले हैं। नेक्स्ट है डिड्यूस दैट the only matrices with a diagonal matrix, the only matrix is commutative with a diagonal matrix with distinct diagonal elements
are diagonal matrices. कहा क्या गया है, जरा समझिए तो पहले। किसी डायगोनल मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव जो मैट्रिक्स होंगे तो वो भी डायगोनल ही होगा और कुछ नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स के साथ अगर कोई इन जनरल मैट्रिक्स लिया तो वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, लेकिन अगर डायगोनल के साथ डायगोनल ले लिया तो गारंटी है कम्यूटेटिविटी की। ये बात कही गई। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ, मेन चीज है बच्चों पहले सवाल समझना, पहले सवाल समझना। ये भी आपके लिए होमवर्क है आज, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क ही होगा, और ये सब एक ही फैमिली में है चारों। आप इसको ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a diagonal matrix is commutative with every matrix of the same order, then it is necessarily a scalar matrix. तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन में इतना ही कराऊंगा। डायगोनल पे हैं ये सब। ये डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है हर मैट्रिक्स के साथ, तो ये डायगोनल जो होगा स्केलर होगा, मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होंगे। स्केलर मैट्रिक्स जो था डायगोनल का ही एक हिस्सा था, जिसमें हर एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट सिंपल एक ही एलिमेंट था। याद है आप लोगों को? लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, ये स्केलर है। इन जनरल डायगोनल लेंगे तो आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 ले सकते हैं ना। ऊपर वाले में अलग थे, वहां डिस्टिंक्ट डायगोनल एलिमेंट्स थे। क्वेश्चन में अंतर है, इतना अगर आप आज करें तो काफी है। बीच में दोनों चीजें देखनी पड़ी हैं, परीक्षाएं भी चल रही हैं बच्चों, 3 यूनिवर्सिटी की एक साथ, वो भी हैंडल करना है। आपकी क्लासेस भी कोशिश मैनेज कर रहा हूँ जैसे तैसे, तो अभी इतना ही कर पाऊंगा। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिएगा। कुछ नहीं बोलना है।